जिसमें मैंने ये बताया था कि किस वेवलेंथ के रेडिएशन से जनरली एनर्जी का डेसिपेशन ज्यादा होता है, या उसका प्लॉट जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ये सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू पावर डिसिपेटेड वर्सेस लैम्डा फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर हम प्लॉट करते हैं तो कर्व हमको कैसा मिलता है, दैट इज व्हाट विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर हमको पढ़ना होता है। ठीक है, और ये लॉ वगैरह के इस लॉ के बारे में या इधर काफी सारी चीजें जो पढ़ी जा रही है इसके बारे में डिटेल में और आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इसका आइडिया लेना होता है कि बेसिकली वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो था दैट वाज द बेसिस यूजिंग विच प्लैंक्स proposed द क्वांटाइजेशन थ्योरी। ठीक है ना, तो ये एक सिर्फ पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। और ये पॉइंट क्यों नोट करना होता है, तो बेसिकली एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स हमारे सामने रहते हैं, उसमें इस तरह के एप्लीकेटिव इंफॉर्मेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देयरफॉर वी नीड टू जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, आज का डेट हो गया हमारा 3 है ना। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व basis for plans posed as quantization energy। ठीक है, सो एंड विंस डिस्प्लेसमेंट कर्व जो था दैट वाज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंटल कर्व। आई मीन इट वाजंट थ्योरेटिकल, इट वाज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट किया और डेटा हम लोगों ने ये किया। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है, बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट्स जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, एनर्जी का जो क्वांटाइजेशन थ्योरी है इसको सपोर्ट करता हो। ठीक है, द फर्स्ट वन इज विंस डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड द सेकंड वन इज द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अब। एंड द अनदर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस केम फ्रॉम द टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, two experimental evidence in support of Planck's energy quantization theory. Number one being Wien's displacement curve. Displacement curve for black body
irradiation. And second what? Photoelectric effect. ठीक है. So photoelectric effect क्या था? That is the next thing we need to know and understand. सर एक्चुअली दोबारा कीजिए. Okay. नोट हो गया ऊपर वाला ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, फिर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स एंड उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. और इस एक्सपेरिमेंट का लाइक एक और ये है, एस्पेक्ट है. और एस्पेक्ट ये है कि वो ये प्लैंक्स ने क्वांटाइजेशन थ्योरी जो दिया था उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट जो यूज किया था ना, एच वैल्यू, उसका पहला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेशन जो हमको मिला है, दैट केम फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इटसेल्फ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम एच का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट फैंटास्टिक ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल, we can say either control या फिर fantastic development, this particular experiment or this particular photoelectric effect theory, experimental theory actually provided uh, towards Planck's energy quantization. ठीक है. तो बेसिकली उसका जो कांस्टेंट था, जिस जो प्लैंक्स ने किसी और तरीके से प्रपोज किया था कि इतना होना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड वी फाउंड दैट कि प्लैंक्स ने जो एनर्जी मतलब वैल्यू प्रपोज करी थी, दैट इज ऑलमोस्ट perfect. I mean, it was like perfectly aligned with a error margin of 1 or 2%. ठीक है. और अभी जो हम वैल्यू यूज करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली वैल्यू होती है. ठीक है. So this experiment actually gave us uh, the experimental, I mean, it helps us in calculating the experimental value of Planck's constant. ठीक है. ये होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है. ऐसे एक मेटल का सरफेस लेते हैं, मेटल लेते हैं और इसके ऊपर हम लाइट रे को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं. ठीक है. मैग्नेटिक रेडिएशन हम डालते हैं, तो फिर यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाते हैं. मेटल सरफेस पे हम लोग ये फोटोन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं. अब बस ये कंडीशन होता है कि इंसिडेंटेड रेडिएशन जो होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होनी चाहिए, उसकी एनर्जी सफिशिएंट इनफ होनी चाहिए सच दैट वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सके. ठीक है. मतलब हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है. उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस को अगर हम यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो it is definitely going to strike off the electrons from the metal surface, and this striking off of O double F of striking off of wave of electrons from the metal surface by with the help or with the aid of electromagnetic radiations is known as photoelectric effect. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का अगर स्ट्रीम फ्लो करने लगेगा, दैट विल जनरेट अ करंट, और उस करंट का इनिशिएशन कहाँ से हुआ है, तो इंसिडेंटेड रेज से हुआ है, इंसिडेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हुआ है, दैट इज फोटॉन से हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, सो वी विल टेक अप द डेफिनेशन फर्स्ट.
तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट। अब बेसिकली ये था कि एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया गया आइंस्टाइन ने, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट जो थे ये आइंस्टाइन ने कंडक्ट नहीं किया था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसी और साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। और बस उसकी थियोरी जो थी ना वो आइंस्टाइन ने दिया था। तो थियोरी के लिए ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1905। और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स, पहले सेटअप, सेटअप जो है कुछ इस तरह का होता है। तो प्रोसेस कुछ इसी तरह का होता है, आई मीन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है वो हमारा कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लगी हुई होती है, ammeter, in order to note the current, ठीक है, या करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। और यहाँ से ये हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, ठीक है। सो ये आता है एंड ये दिस इज आवर कैथोड पॉजिटिव प्लेट, हाई पोटेंशियल। तो इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस से थोड़ा सा भी बाहर आया, ठीक है, सरफेस से बाहर आया, उसको ये अपनी तरफ, कैथोड जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये अपनी तरफ पुल कर लेगा, ठीक है। और अपनी तरफ पुल किया तो फिर इफेक्टिव क्या हो जाएगा,
देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीशन ऑफ सर्किट, और कंप्लीशन ऑफ सर्किट होएगा तो ये आमीटर के अंदर करंट की रीडिंग आएगी, ठीक है ना। मेटल एनोड, दिस इज incidental incidental radiation, ठीक है, नोटेड। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग जो की है वो सबसे पहला फाइंडिंग ये है कि इंसिडेंट रेडिएशन जो है मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी का अगर हम डाल रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग एनर्जी रेडिएशंस अगर हम डाल रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी के रेडिएशंस डाल रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बहुत लो एनर्जी रेडिएशंस के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता है, देयर इज अ कट ऑफ एनर्जी, सॉरी नॉट कट ऑफ एनर्जी, देयर इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस रेडिएशन, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी रेडिएशन के से ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस को अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ, देन आई एम ऑलवेज गोइंग टू हैव ये डिटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू पुट any incident ray, any incident radiation, or if I'm going to incident any radiation, I cannot be always sure कि हमको electrons मिलेंगे। We will get electrons if and only if the energy of that radiation is higher compared to or higher than a threshold energy, yeah, a threshold energy, ठीक है। And that threshold energy is going to be a characteristic property of every metal surface या every metal, ठीक है। मेटल टू मेटल वैरी करेगा, एक ही मेटल के दो सरफेसेस में वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। सो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग पहला ये था।
So threshold energy and work function are exactly the same thing, right? बात समझ में आ रही है? There is work function and there is threshold energy. These two are exactly the same thing. This is the minimum energy of incidented radiation which is required in order to observe a photocurrent. ठीक है? Okay. ये नोट हो जाए तो बोलना. I'll have to go to next page. हेलो. डन से ये वर्क फंक्शन को फाई भी लिखते हैं हम लोग. एक सेकेंड. नहीं है कि एक मेटल सरफेस सेम मेटल एल्यूमिनियम का लिया और उसके लिए ऐसा करवाया तो दूसरा एल्यूमिनियम का सरफेस लूंगा तो उसके लिए दूसरा करवाएगा. नहीं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस. सेम ग्राफ रहेगा टिल द मेटल इज सेम. तो इसको हम बोल सकते हैं मेटल वन, metal 1. Similarly, we can have metal 2. ठीक है. और metal 2 वाला जो होगा वो पैरेलल लाइन ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे हम. It cannot be anything other than a parallel line, right? Metal 2. This can be metal 3. ये सारे पैरेलल होंगे, जितने भी मेटल्स आएंगे सबके पैरेलल ही आएंगे, ये पैरेलल लाइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा. पैरेललिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन थ्रू आउट. ठीक है. अब रही बात कि पैरेलल क्यों रहता है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इन सब लाइंस का स्लोप जो होता है वो सेम रहता है मेटल 3. ठीक है. ये स्लोप जो है हर लाइन का दैट इज गोइंग टू बी सेम. और ये स्लोप क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है ग्रीन वाले के लिए कुछ अलग है, राइट? ग्रीन वाले के लिए ये वैल्यू कुछ अलग है, ब्लैक वाले के लिए वैल्यू कुछ अलग है, और ब्लू वाले के लिए वैल्यू कुछ अलग है, राइट? मेटल 3 के लिए. तो ये डिस्टेंसेस जो है दीज आर कॉल्ड वर्क फंक्शन.
इसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एंड these distances are work function। मेटल 2 के लिए phi 2, मेटल 3 के लिए दिस इज phi 3, मेटल 1 के लिए दिस इज गोइंग टू बी phi 1। ठीक है। अब काइनेटिक जो एनर्जी जो होगा, हमने टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने टोटल एनर्जी जो डाला है वो एच न्यू डाला है। ठीक है। जिसमें से ये वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए वो है 5। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, जो हमने टोटल एनर्जी रेडिएट किया उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन को सरफेस छोड़ के जस्ट सरफेस के बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगी, वो एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो बैलेंस एनर्जी बचेगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा अपने साथ में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ओके। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी we have that kinetic energy max for photoelectrons, obviously for photoelectrons is equal to h nu. This is incidented energy, energy of incidented photon, energy of incidented photon minus work function W। इसको वर्क फंक्शन W बोलते हैं या फिर फाई बोलते हैं, और फाई दिस इज वर्क फंक्शन। ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और हम लोग समझ लें कि वर्क फंक्शन जो होगा, वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन होगा, ठीक है, जो न्यू होगा, जो वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोवाइड करता हो। ठीक है। ऐसा रेडिएशन जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन के एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है ना। उस एनर्जी, उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके वेवलेंथ, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो। Yes, sir. ओके। सो आई एम जस्ट गिविंग यू टू मोर टर्म्स। द फ्रीक्वेंसी of radiation energy is equal to work function or
threshold energy is known as threshold frequency. Okay. Also represented as nu naught. Okay. And wavelength of such radiation is termed as threshold wavelength, also denoted by lambda naught. ठीक है. सो अभी ये इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा, ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा. के मैक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा ये के मैक्स का क्या फंड है, ये अगले वाले पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ. ठीक है. और why I am using ke max always, so that I'll discuss in the next point. H nu is equal to H nu, तो हमारा इंसिडेंटेड रेडिएशन हो गया, माइनस वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं H न्यू नॉट. ठीक है. तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट होएगी. ठीक है. and this is actually a line like y is equal to mx plus c, right now. so mx plus c होने की वजह से इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m. और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ m if I am drawing a plot between ke max and h nu, right, frequency. तो ग्राफ का स्लोप क्या होगा, दैट स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू h, राइट ना. h ही तो स्लोप हो जाएगा ना. Yes, sir. ठीक है. सो स्लोप इज इक्वल टू h, which is also equal to tan theta, है ना. ये चीज समझ में आ रही है ना, कोई इशू नहीं है ना. नहीं sir. ओके. तो अब एक आध दो वर्बल क्वेश्चंस फटाफट. जिस मेटल का ओके, देयर आर 2 or 3 डिफरेंट मेटल्स, सबके लिए ये स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, सेम रहेगा, राइट. रहेगा ना सेम, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इस कांस्टेंट को, h को, इसलिए इसको सेम रहना है, दैट इज नॉट गोइंग टू वेरी. ठीक है. मेटल 1 2 3, इन तीनों मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा रहेगी, Metal 2. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मेटल 2 की रहेगी. और नहीं सर, थर्ड की रहेगी, मेटल 3 की. हाँ, मेटल 3 की रहेगी. जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी रहेगी, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का सबसे बड़ा रहेगा, उसका फाई बड़ा रहेगा और उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बड़ा रहेगा.
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका बड़ा रहेगा? जिसकी एनर्जी सबसे थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे कम होगी उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। तो अभी मेटल 2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। मेटल 2 के लिए थ्रेशोल्ड ये वेवलेंथ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा? मेटल 3 का होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? तो मेटल 3 का होगा। ठीक है, क्योंकि क्लियरली हमको दिख रहा है ये एनर्जी किसके लिए ज्यादा है? पाई 3 के लिए। यस सर। क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। सी, इन सेगमेंट में क्वेश्चन जो होंगे आपके कुछ इसी तरह के आएंगे। ठीक है, so you have to understand the logic and then you have to mix and match multiple things। जो पैरामीटर्स है उनके अराउंड आपको प्ले करना होता है। ठीक है, और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है उसको समझना होता है, या उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मैं कराऊंगा, अभी बताऊंगा एक दो तीन कुछ इससे ही रिलेटेड रहते हैं। बट ये कंसेप्चुअल चीजें जो होती हैं इसके ऊपर जो आएंगी वो इसी तरह की आएंगी। ठीक है, एंड द गुड थिंग इज कि अगर इस चीज को अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके रखते हो क्लास 12 की फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स जो पढ़नी है, और एग्जैक्टली यही चीज आपको वहां पे भी पढ़ना होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितनी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर्स हैं, एटम्स, ड्यूअल बिहेवियर एंड ये न्यूक्लियस। उसमें एग्जैक्टली आपको यही सारी चीजें फिर से पढ़नी होती हैं। सो इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तो यूज होता ही है, इसके क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, इसके क्वेश्चंस फिजिक्स में भी आते हैं। खैर फिजिक्स वाले सर अलग से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएगा ही मनीष। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये एक चीज है कि अगर यहाँ पर थोड़ा कम भी समझ में आया तो वहां पर फिर फाइनली समझ में आ जाता है। हाउएवर इट्स इजी, अगर आप ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। दिस इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट व्हिच आइंस्टाइन हैज गिवन, though it has a very great application, but it is one of the easiest to understand concept or a theory given by Einstein। बाकी के उसके सारे theory जो हैं they are so complex कि वो सिर्फ आइंस्टाइन ही सोच सकता था। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो यू विल एनकाउंटर हिज अनदर ग्रेट पीस ऑफ वर्क, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। You will realize the importance of this statement. Anyway, the next thing, the point number 3 is इतने वाला point हो गया, हाँ, के मैक्स का point। See, the photo electron मतलब अगर हमने कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन डाला, रेडिएशन को इंसिडेंट किया, whose energy is greater than वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमने रेडिएशन जो डाला वो डाला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो it was observed during the experiment that all the electrons which are coming out of the metal surface do not have the energy equal to 4 electron volt always। ठीक है, some of them are having energy equal to 4 electron volt, some of them are having energy equal to less than 4 electron volt, or lying in between 0 to 4 electron volt। बात समझ में आ रही है? सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन हमने डाला, रेडिएशन डाला, ठीक है,
और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मेरा फाई है, तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज रेंजिंग बिटवीन 0 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यही ये जो एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, दैट इज एक्चुअली के मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल फॉर electron, a photoelectron coming out of the metal surface is going to be, right? So we are going to put this point as तीसरा पॉइंट तो ये था। इसके बाद चौथा पॉइंट जो था वो ये था, जो ऑब्जर्व किया गया, द टाइम लैग बिटवीन द incidented radiation and the photo establishment of photo current is uh, like almost nil। ये टाइम लैग को हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस आपको फिजिक्स वाले ये में पता चलेगा, बट इसमें बस ये होता है कि हमारा जो प्लैंक्स ने जो थियरी दी थी ना कि क्वांटाइजेशन के फॉर्म में चीजें रहती हैं, उस आर्गुमेंट को एक्चुअली जो थ्योरेटिकल बैकिंग यहाँ से मिल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, दैट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस फोर्थ पॉइंट ओनली। ठीक है, that is the time lag between incidental radiation and establishment of photocurrent is almost nil। इस एक्चुअली स्टेटमेंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और एक्चुअली इसी के थ्रू हम प्रूव करते हैं कि क्वांटाइजेशन के बगैर ये चीज अचीव नहीं हो सकता है। विदाउट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव पॉइंट नंबर 4। ठीक है, जैसे बकेट में पानी भरते हैं हम तो शुरू में ही गिरने नहीं लगता है ना,
it takes some threshold time to fill it up and then come out, right? तो अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती तो इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक बकेट, जिसमें हम पहले एनर्जी भरते और फिर चीजें बाहर से अंदर आनी चालू होती है, एनर्जी बाहर आनी चालू होती है. इट शुड नॉट हैव बीन लाइक कि हमने एनर्जी वाला रेडिएशन डाला और फटाफट इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके बाहर निकल गया, ठीक है, विदाउट अ टाइम लैग. तो इंस्टेंटेनियसली चीजें हो रही थी एंड अब उसको कैसे आर्गुमेंट के थ्रू उसको पुट फॉरवर्ड किया गया है, दैट इज समथिंग टू बी रिगरसली रेड. बट द प्रोपोजिशन वाज लाइक दिस ओनली कि अगर ये लाइक अ बकेट थ्योरी पर हम काम करें, इफ इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, if it is not discrete and if it is not quantized, तो फिर बकेट थियरी जहां पर चीजें भरेंगी पहले फिर ओवरफ्लो होगा, ठीक है. बट ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी taken into account for this experiment because time lag was almost zero, ठीक है. और अगर टाइम लैग जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि द लॉजिक या बाइंडिंग वगैरह जो है, ये इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग इनसाइड द मेटल सरफेस इज फॉलोइंग समथिंग एल्स एंड दैट इज कोरिलेटेड टू समथिंग एल्स. आई मीन द प्रोपोजिशन इज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट, या फिर द प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जो बकेट थ्योरी हम ले रहे हैं जिसमें पहले एनर्जी भरेगा फिर बाहर ओवरफ्लो होगा, उससे डिफरेंट रहेगा, ठीक है. अब वो एग्जैक्टली ये क्वांटाइजेशन वाला कैसे रहेगा, ये अभी के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अभी मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. एनीवे वो हमारे डोमेन का भी नहीं है, केमिस्ट्री के डोमेन से वो रिलेटेड नहीं है बहुत ज्यादा. हमारे लिए पॉइंट 1 2 3 जो है दे आर रेलिवेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू दैट ओनली. हाउएवर पॉइंट मैं नोट कर देता हूँ, द टाइम लैग between incidental radiation and photoelectron almost फिफ्थ इसमें जो था, if intensity of incidental radiation has increased, the photo current increases.
ये लास्ट पॉइंट भी जो है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है, अच्छा पहले तो इंटेंसिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आर यू गाइज अवेयर ऑफ वर्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी पहले कभी सुना है हम लोगों ने? हाँ सर सुना है। ओके, क्या होता है? वो कोई भी चीज का फंक्शन मतलब कितनी जोर से वो हिट करेगी वो इंटेंसिटी ऐसा ओके, ऐसा कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इंटेंसिटी is defined as power delivered per unit area। और पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, per unit time delivered to per unit area, राइट। सो इंटेंसिटी जो है हमारा वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हो गया। अब अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब है कीपिंग द ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन द सेम। if intensity of incidented radiation is increased, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख लो या फिर ये फोटो करंट को यहाँ से उड़ाओ, कीपिंग that is hidden meaning, keeping same frequency radiation। keeping same frequency radiation, फोटो करंट photo current increases and culminates into saturation photo current। सो अच्छा देखो अभी, अब इंटेंसिटी जो है वो है पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है। बट इंटेंसिटी के बढ़ने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि आप ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दे रहे हो बट फिर भी के मैक्स जो है आपका सेम ही रह रहा है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब इंटेंसिटी जो है आपका दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। इंटेंसिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ number of packets which you are throwing at any surface at a faster speed, right। हम एनर्जी जैसे प्लैंक्स के क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग सोचते हैं तो न्यू रेडिएशन बेसिकली इंटेंसिटी को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर न्यू की वैल्यू बढ़ा देते हैं, जैसे 10 रेडिएशन ही हम डाल रहे हैं बट न्यू की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा इंटेंसिटी जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, राइट। दूसरा तरीका होगा इंटेंसिटी बढ़ाने का कि न्यू को हम सेम रखें और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो डिलीवर हो रहा है पर यूनिट एरिया उसको हम बढ़ा दें, उसको 10 से 20 या 50 कर दें, ठीक है। So if we are going to keep the frequency of radiation same and still increasing the incidented radiation, that ensures that
पर फोटोन जो एनर्जी है दैट इज सेम, ठीक है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम हैज इंक्रीज, ठीक है। जिसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग सेम, क्योंकि इंसिडेंटेड रेडिएशन की एनर्जी जो है वो मतलब एक पैकेट की जो एनर्जी है, पर पैकेट एनर्जी जो है दैट हैज नॉट चेंज, ठीक है। व्हाट हैज चेंज इज नंबर ऑफ पैकेट्स व्हिच आर फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो चूंकि नंबर ऑफ पैकेट्स फॉलिंग ऑन द सरफेस हैज इंक्रीज, therefore the current is, or the number of electrons which are getting ejected is actually increasing. Making sense? सारी बातें समझ में आई? हेलो। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, यहाँ पे लास्ट में मैंने ये बोला कि देखो, इंटेंसिटी को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी को मतलब 10 पैकेट 10 फोटोन पैकेट हमने लिया और हर फोटोन की एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो टोटल हमने कितना एनर्जी डाला, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स में 10 का 10 ही रखूं और एनर्जी पर पैकेट को बढ़ा दूं, ठीक है ना। एनर्जी पर पैकेट अगर 4 कर देता हूं तो 4 इंटू 10 विल बिकम 40, तो एनर्जी जो है मेरा वो बढ़ गया, ठीक है। बट इस प्रोसेस में मैंने क्या किया, एनर्जी पर पैकेट दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को मैंने इंक्रीज कर दिया। बट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग को ये बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को सेम रखिए एंड यू कैन चेंज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड देयर बाय यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी फैक्टर, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है चलिए ये काम करते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना चालू किया सो दैट हम फिर से 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को अचीव करें, ठीक है। सो व्हाट वी डिड इज 10 को इंक्रीज करके 20 कर लिया हमने। अब 20 अगर हमने इंक्रीज करके कर लिया, फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बट ईच फोटॉन जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आकर के मेटल सरफेस पे टकराता है तो वो एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पर हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले करके और सरफेस से डिटैच होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल रिमेन सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज, क्योंकि अब 20 फोटोन पैकेट्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि पहले 10 पैकेट ही आ रहे थे, अभी 20 पैकेट आ रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज करना, ये इंश्योर कर रहा था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटेड रेडिएशन हैज बीन केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। only the number of packets has been increased, and if we are just increasing the number of packets of falling radiation, that is not going to alter the kinetic energy maximum of the photo current or photoelectron, ठीक है। that is going to only alter the saturation current। बात समझ में आ रही है? अब इस पॉइंट को बेसिकली हम लोग कुछ इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं।
ये रहेगा फोटो करंट, दिस इज आवर सैचुरेशन करंट। ये वाला लेवल जो है, सॉरी ये थोड़ा ऊपर ड्रॉ हो गया, बेसिकली इसका जो लेवल रहेगा ना, यही हमारे सैचुरेशन करंट का लेवल। दिस इज सैचुरेशन करंट। सो अब इंटेंसिटी का वेरिएशन, जैसे ये इंटेंसिटी 1 पे हमको ये मिल रहा है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो इट मे गेट अल्टर्ड लाइक दिस। ये बेस कर्व जो होगा ना, यहाँ से जो चीजें होंगी दे आर गोइंग टू लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ से जा करके देयर स्टार्ट्स डेविएशन थोड़ा, और सैचुरेशन करंट जो होगा वो में भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इंटेंसिटी अगर ज्यादा रहेगी हमारी तो सैचुरेशन करंट हायर रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये नहीं है कि इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो सैचुरेशन करंट और बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाएगा। इसका भी एक लिमिट रहेगा। एक लिमिट के बाद इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे भी तो सैचुरेशन करंट हमारा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा। और ठीक है। हेलो, हेलो, Yes. एक सेकंड मुझे बोर्ड सर बंद वो करना। हाँ, बोर्ड बंद करना पड़ेगा। आईआर क्या हुआ? आईआर का मतलब क्या था? आईआर का मतलब वहाँ पे आपने जो दिया है IR नहीं, I2 सैचुरेशन। लिखा है, I2 ओके इंटेंसिटी सर। 2। Okay, sir. Is it visible now? यस सर। Yes. ग्राफ में ये फोटो करंट I2 I1 इंडिकेट्स इंटेंसिटी, एंड ये स्मॉल I जो है ये फोटो करंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नीचे में एच न्यू होता है एक्स एक्सिस पर, और ये पॉइंट जो होता है ना, यही पॉइंट हमारा वर्क फंक्शन देता है। वर्क फंक्शन
ओके, और नेक्स्ट चीज मैं एक चीज और बताऊंगा इसके अंदर में, ये नोट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और सपोज हमारा जो इनिशियल सेटअप था, ठीक है, इनिशियल सेटअप कैसा था हमारा, it was this type of system, मेटल सरफेस था, उसको हमने कैथोड से ज्वाइन कर रखा था, राइट ना। अमीटर, और हमने वहां पे जो लिया था इसको कैथोड लिया था, दिस वाज कैथोड, ठीक है, पॉजिटिवली। तो इधर बड़ा वाला डंडी डाला था, और अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम लोग उल्टा कर रहे हैं, पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं। और यहाँ पर तो कैथोड के बदले क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एनोड, एनोड मतलब निगेटिव प्लेट, और यहाँ पर फिर से एनर्जी रेडिएशन हम अपना एज इट इज जो डालना था वो डालेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। और सपोज हमने यहाँ से रेडिएशन जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला, एक सेकेंड, हेलो, हाँ, इंसिडेंटेड रेडिएशन अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला और मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, के मैक्स। अब अगर मैं यहाँ पर रिवर्स पोटेंशियल यहाँ पर है, दिस इज निगेटिव, निगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर उसको सफिशिएंटली अपोजिट में, मतलब ये अपोजिट पोटेंशियल ही है, निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर है अगर, और ये उन इलेक्ट्रॉन को अगर रिपेल करेगा, तो अगर 4 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे समझो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो यहाँ के सरफेस पर जब पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई किया है, या इस प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है वो -2 वोल्ट्स है कंपेयर टू दिस वन। बात समझ में आ रही है। अगर ये 3 वोल्ट रहता है, इससे 3 वोल्ट का एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलने वाला 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करने वाला एक इलेक्ट्रॉन will reach to this anodic surface with an energy of 1 electron volt, ठीक है, 3.5 वोल्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ निकला था, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने के टाइम पर उसके पास एनर्जी टोटल कितनी रहेगी, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अच्छा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी के साथ निकलते नहीं है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया या बताया, मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, बताया, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी के साथ निकलेंगे, और अगर 3.5 वोल्ट कर दिया हमने इसका पोटेंशियल निगेटिव प्लेट का, तो we can be almost sure कि more than, I mean most of the electrons which are actually coming out of the surface will have energy lesser than 3.5 electron volts, and वो निकलने के immediately बाद इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से वापस से इसी मेटल के अंदर में चले जाएंगे। अच्छा, जब मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली 4 वोल्ट कर दूंगा, ठीक है, 4 वोल्ट, तब मैं ये इंश्योर करूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि इस सरफेस से निकल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बाद, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस सरफेस से निकल रहा है वो एक्चुअली इस सरफेस से बाहर कभी निकले ही नहीं, मतलब निकल के तुरंत अंदर चला जाए, क्योंकि इसका रिपल्सिव फोर्स जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है अब कि इट विल नॉट अलाउ इट टू लीव द सरफेस, सरफेस के बाहर आने देगा नहीं, मतलब बाहर आएगा और फिर अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसका रिपल्सिव फोर्स उस पर काम करता रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बात समझ में आई? एंड इतना अगर निगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसके करस्पॉन्डिंग निगेटिव पोटेंशियल अगर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा फोटो करंट क्या होगा, निकलना बंद हो जाएगा, या फोटो करंट जो होगा वो कंप्लीटली स्टॉप कर जाएगा सर्किट में। गेटिंग दिस पॉइंट? एंड दिस नेगेटिव वोल्टेज इज टर्म्ड एज कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। हेलो? Yes. तो कट ऑफ वोल्टेज जो होगा हमारा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे डिपेंडेंट होगा, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उतना ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, सो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन। द मिनिमम reverse potential applied during the photoelectric effect experiment which is sufficient to stop the photo current.
for any high energy incidental radiation. ठीक है, सो कट ऑफ वोल्टेज हमारा क्या होगा? कट ऑफ वोल्टेज विल बी सिंपली इक्वल टू voltage equal to minus Ke max by electronic charge, right? या फिर माइनस को हटा भी सकते हैं, ये सिर्फ नोशनल रहेगा कि पोटेंशियल रिवर्स्ड है, ठीक है? इस माइनस को आप हटा भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये सिर्फ नोशनल है कि पोटेंशियल हमेशा रिवर्स ही है। अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया कि रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस डालने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। और अच्छा, इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर बेसिकली हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझी या देख मतलब ये करी, एनालाइज करी, या फिर क्वांटाइजेशंस वगैरह में के बेसिस पर भी दीज बेसिकली फोटॉन्स वगैरह के इंटरेक्शंस जो होते हैं, they actually work in 0 and 1 principle, all or nothing principle, ठीक है? They will either, I mean, they are going to do it or not do it, ठीक है? It's not a midway, जैसे बकेट भरने वाली चीज नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली फिल अप कर सकते हो। इट इज आइदर ऑल और नथिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें होता है। इट्स काइंड ऑफ क्वांटम, आई मीन डिजिटल टाइप ऑफ 0 1, full or nothing. That is the concept on which these things work, and uh, therefore the evolution of quantum thing has also lead to basically development of digital जो भी हमारी चीजें हैं ना वो डिजिटल की तरफ मूवमेंट जो हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि हम चीजों को क्वांटाइज फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करना चालू किए हैं, ठीक है? और जितना ज्यादा हम करते जा रहे हैं हमारा वर्ल्ड जो है उतना ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो जा रहा है, होते जा रहा है। वी आर वर्किंग मोर ऑन डिजिटल प्रिंसिपल, ठीक है? ओके, नाउ आई विल बेसिकली गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल मूव इनटू बोर्स थ्योरी, ठीक है? जस्ट अ मिनट।
ये क्वेश्चन नोट कर लो और इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, करोगे घर पे, ट्राई करोगे आज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है? हेलो हेलो Yes, सर sir. वो कौन Yes. सा क्या मतलब क्या फॉर्मूला यूज करने का वो नहीं समझ रहा है सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना कौन है? सा फॉर्मूला यूज करना वो नहीं समझ रहा। बहुत सारे हाँ फॉर्मूला यूज करने हैं। पहले तो आपको एच सी बाई लैम्डा यूज करना है, उससे एनर्जी रेडिएशन का निकालोगे, ठीक है। और फिर आपको ये के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई यूज करना है, और फाई इज इक्वल टू एच न्यू हाँ नॉट होता है। ये लिखा है मैंने कहीं कि नहीं लिखा है, छूट गया है। एक सेकंड, ये रह गया। ये है ना, एच न्यू नॉट इज वर्क फंक्शन और फाई, फाई और डब्ल्यू, ठीक है। और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो वो वाली वैल्यू है। तो इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज करके आपको सॉल्व करना है। Okay, sir. ठीक है, इट विल बी टास्क फॉर यू गाइस। आप लोग सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना, लास्ट वाला। हाँ बिल्कुल। नोटेड। हेलो